हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रखी हैं सारी। अब हम इसमें हम लोग दो बातें करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। कितनी तरह की होती हैं, कुछ तुम्हें आश्चर्य भी होगा सुन के कि हाँ ये भी होती हैं और इन्हें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जो टेक्स्ट है बहुत सारा मैंने लिख के रखा है, वो पहले से ही वो उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बहुत लिखने में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ इसलिए। और बाकी हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के PYQs भी कर लिए हैं। तो अगला PYQ का टॉपिक थर्मोडाइनमिक्स है। थर्मोडाइनमिक्स के PYQ भी आने वाले हैं आपके पास में, और थर्मोडाइनमिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इस हफ्ते के अंत तक आ जाएगा। ठीक है, तो लगातार वीडियोस आ रहे हैं। संडे को ये आ गया था, अपना स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया था, तो ये लेक्चर तुम लोग मंडे को देख रहे होगे। मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की कि देखें रिस्पांस कैसा आता है। और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। बाकी शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और वीडियो को ज़्यादा देखो, है ना, ज़्यादा ढंग से देखो। ज़्यादा देखने का मतलब ये नहीं कि तुम ला के सो जाओ। देखो, पेन लेके बैठो और लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना। जिसे भी ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है उसके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक एंड हाउ टू अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे मेरे वीडियो को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो उसी को देख के करते चलो, ज़्यादा मुश्किल तो आने वाली है नहीं, टेंशन की बात है नहीं। लेकिन पेन पेपर लेके बैठना ज़रूरी बात है ना। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, और उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। नोट्स और हमें कहाँ पे मिलते हैं नोट्स? अपनी प्यारी वेबसाइट dextercam.in पे मिलेंगे। वहाँ पे बैच पे क्लिक करके निश्चय पे जाके प्रॉब्लम मतलब शीट लेक्चर नंबर पे और शीट नंबर पे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, और डायरेक्ट लिंक भी वेबसाइट का गिवन है, वहाँ से भी तुम पहुँच सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। क्योंकि एल्काइल हैलाइड दो तरह की प्रॉपर्टी सबसे ज़रूरी देते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शंस। जो दो मेन प्रॉपर्टी है एल्काइल हैलाइड की वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस। हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए हमें न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। जरा गौर से देखेंगे इस बात को, क्योंकि इस पर कई बार सीधे सीधे में इसमें सवाल डायरेक्ट पूछे गए कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, किसमें न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे बनते रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। फाइल्स का मतलब क्या है? फाइल्स का मतलब है लविंग। फाइल्स का मतलब है लविंग, और न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। मतलब जिन्हें पॉजिटिव चार्ज पसंद हो उन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। किन्हें पसंद होगा पॉजिटिव चार्ज? जो खुद कैसे होंगे? निगेटिवली चार्ज होंगे, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हैं? जिन्हें पॉजिटिव चार्ज पसंद है और जिनके पास खुद के पास क्या है? निगेटिव चार्ज है, जो दूसरे को दे सकते हैं। भाई नॉर्मल हम ये बात तो समझते ही है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम लाइक चार्जेस के बीच में होगा, अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज के बीच में होगा। तो अगर हमें अट्रैक्शन चाहिए, लव चाहिए, तो अपोजिट ही चाहिए होता है हमें। अब ये मत कहना कि यार हम लोग सेम भी हो सकते हैं, नहीं, ऐसा अभी अलाउड, मतलब मैं तो नेचर के अगेंस्ट है वो। ठीक है, ठीक है, जो भी कुछ है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज एंड आर ऑफ टू टाइप्स। वो कैसे हैं? न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। वो दो तरह के हो सकते हैं। कैसे? स्पीशीज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, जब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज खुद है, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज खुद है, उन्हें क्या करना है? उन्हें इलेक्ट्रॉन किसी को देना ही है, और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे H- ले लें, OH- ले लें, Cn- ले लें, थायोसाइनाइड ले लें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ले लें, नाइट्रेट ले लें, एसिड ले लें, एक्सेट्रा कुछ भी ले लें। ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं।
दूसरे तरह के क्या होते हैं, स्पीशीज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दे आर न्यूट्रल। अब क्या है कि न्यूट्रल स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं, शर्त ये है कि उनमें क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें वाटर, जिसके पास 2 लोन पेयर है ना, अमोनिया, ROH, RNH2, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं और इनके पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। तो इसकी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यार, वन शॉट वीडियो देखना अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुम वन शॉट सीखो, क्योंकि मैंने ही पढ़ा है, उसमें कुछ इफ बट नहीं है। लेकिन वो उनके लिए है जिन्हें बहुत तेज़ी से रिवीजन करना है, उन्हें प्रिजर्व करके रखो, वो नवंबर में काम आएंगे। 1 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेना, उन्हें दोबारा से, मतलब मैं खुद ही बोल दूंगा कि सीरीज़ को देखो एक बार, ठीक है, वीडियो बना के बोल दूंगा उसमें। लेकिन अभी डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि देखो अभी से मेंस को टारगेट करोगे बहुत ज़्यादा तो फिर दिक्कतों में पड़ जाओगे, क्योंकि एडवांस के लिए फिर बुद्धि चलेगी नहीं तुम्हारी। अगर हम केवल यही बात करें कि हम मेंस को टारगेट कर लें, हम मेंस में 80 नंबर कैसे लें, मेंस में 100 नंबर, अरे मेंस में तो 100 में 100 आएंगे, 80 की तो बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम कंटेंट तो डेवलप कर लो। आखिरी के 1 महीने इतने पेपर करवा दूंगा ना कि तुम भूल जाओगे कि मेंस क्या होता है। तुम्हें लगेगा अरे मेंस तो उड़ा देंगे, 15 नवंबर को केवल मेंस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी तो डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि एडवांस के लिए कोई रॉकेट थोड़ी चलाने जाओगे छत पर बैठ के, ठीक है ना। फिर तुम्हें लगेगा अब तो समय कम बचा, अब एडवांस की तैयारी कैसे होगी, इसमें झंझटों में फंस जाओगे। इसलिए अभी डिटेल में पढ़ लो, फिर वन शॉट भी करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन पहले कंटेंट तो आ जाए यार, ठीक है। बस दिन भर स्ट्रेटजी वीडियो देखो और पढ़ो मत, सिंपल तरीका है अपना, है ना। कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल इज द पावर टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अदर देन H+। जो इसमें हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि किसे इलेक्ट्रॉन देने, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को देने, लेकिन वो H+ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ काइनेटिक टर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। कोई वाइवा में तुमसे पूछे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल बताओ कि एक काइनेटिक टर्म और एक थर्मोडाइनमिक टर्म है, विच रिप्रेजेंट हाउ फास्ट द इलेक्ट्रॉन इज पेयर इज बीइंग डोनेटेड। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर है न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन देने की किसी पॉजिटिव सेंटर पे अदर देन H+। अदर देन H+, ये बात ध्यान रखना, ये बातें कहीं कहीं लिखी उल्टी सीधी मिल जाती, फिर परेशान रहते लोग, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कितने लोगों को एकदम सही सही यही डेफिनेशन पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन लेवल है वो मैं चेक पूछना चाहता हूँ कि कहाँ तक है, देखना चाहता हूँ उसे, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल क्या है, इज अ पावर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर अदर देन H+। नहीं होना चाहिए, तभी ये बात सही आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। बात मेरी समझ रहे होगे, मैं समझता हूँ बात को। और ये कैसा है, क्योंकि पावर ऑफ डोनेटिंग है और ये कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो ये काइनेटिक टर्म है। कैसा टर्म है, काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स लग रही है कि हाउ फास्ट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज बीइंग डोनेटेड टू अ पॉजिटिव सेंटर अदर देन H+ इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन तो एटलीस्ट पता चलेगी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है, ठीक। अब बात आती है बेसिसिटी की। तुम किसी ब्लंटली किसी से पूछ रहा, ये लेक्चर सुन लो, इसके बाद किसी से ब्लंटली पूछना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में अंतर बताओ, लटक जाते लोग, नहीं बता पाते हैं, फंसते हैं। कोई चौमुबंदी में कुछ बोल दे बात अलग है, लेकिन इन जनरल तो आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या होती है, इट इज द पावर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+। अब क्या कर रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो किसे दे रहे हैं, वो H+ को दे रहे हैं। अब किसी पॉजिटिव सेंटर को नहीं देंगे। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को दे दिया तो वो बेस हो गया। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को दे दिया तो वो क्या बन गया, वो बेस बन गया। उस टाइम पे वो बेस है, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, ठीक। वो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, वो क्या बन गया, बेस बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे बार बार बहुत बार बोल के बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कि इट इज़ द पावर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ आयन, और इट इज़ द पावर टू रिमूव द H+ आयन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। भाई या तो कहीं H+ घूम रहा हो उसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो, या किसी मॉलिक्यूल से H+ एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक। अगर तुमने मॉलिक्यूल से H+ एक्सट्रैक्ट किया तो क्या करेंगे, H को H+ की तरह निकालेंगे, यानी कि उसे इलेक्ट्रॉन फोर एंड देने पड़ेंगे, बिफोर एंड देने पड़ेंगे, तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो निकाल ही नहीं सकते। तो बेसिसिटी क्या है, इट इज द पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ आयन, ठीक।
और इट इज द पावर टू रिमूव H प्लस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। तो जब हम लोगों ने E1 E2 करी थी, याद आ रही होगी हाइड्रोकार्बन पे, तो वहां पे हम लोगों ने एसिडिक H प्लस देखा था कि उस बीटा कार्बन से H निकालो जिसके पास कम H हो। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन देख रहे थे, ठीक। और जब हम हॉफमैन एल्किन बना रहे थे तो हमने कहा था ना मोस्ट एसिडिक H निकालेंगे, तो मोस्ट एसिडिक वाले की बात हो रही थी। अब ये कैसा है, ये एक थर्मोडाइनमिक टर्म है। कैसा टर्म है ये? एक थर्मोडाइनमिक टर्म है, ये काइनेटिक टर्म नहीं है। यानी कि अगर हमने सोल्यूशन में बेस को डाल दिया तो बेस क्या करेगा, पूरे मॉलिक्यूल का चक्कर काटेगा और ये ढूंढेगा कि सबसे एसिडिक H कहाँ पे है, वहीं से H निकालेगा, दूसरी जगह से H प्लस नहीं निकालेगा। बात मेरी समझ में आनी चाहिए कि बेस क्या करेगा, पूरे मॉलिक्यूल में घूम घूम के H प्लस को ढूंढेगा और वहाँ से H प्लस निकालेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी जाके H प्लस सामने टकरा गया और निकाल लिया, ऐसा नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, मान लो अगर ऐसा कर भी दे, मान लो ऐसा कर भी दे, तो भी जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा होगा एसिड बेस का, वो H प्लस को गलत जगह से ले लोगे तो आपस में IMPT के थ्रू कन्वर्ट कर देगा। IMPT मतलब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू वो कन्वर्ट कर देगा, वो मोस्ट एसिडिक H पे ही चला जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उस पर बेसिसिटी डिपेंड करेगी। सिंपल बात है, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आनी ही चाहिए। अब लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है? लीविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर फ्यूगैसिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी या फ्यूगैसिटी क्या होती है, इस बारे में बात अगर हम करें तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कंपाउंड RX है, कोई एल्काइल हैलाइड है X RX, जिसमें X क्या है, X हमारा लीविंग ग्रुप है। X क्या है? हमारा लीविंग ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, R पे अटैक करेगा और X को निकालेगा। क्यों R पे अटैक करेगा? क्योंकि X ने -I लगा के अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव लिया होगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अप्रोच करेगा? जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अप्रोच करेगा? जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक किया और X माइनस निकल गया, तो Lg मतलब लीविंग ग्रुप, लेफ्ट हैंड गवर्नर नहीं है, क्या है? Lg मतलब लीविंग ग्रुप। तो X माइनस क्या था? हमारा लीविंग ग्रुप बन गया और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब लीविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है बेसिसिटी पे और द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन लीविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है जिसे फ्यूगैसिटी भी कहता है। एक्चुअली फ्यूगैसिटी टर्म कितने लोगों ने सुना, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज फ्यूगैसिटी। गूगल करना अलाउड नहीं है, सर्च करके नहीं बताना है फ्यूगैसिटी क्या होती है। अगर किसी ने सुना हो तो बताना, मैं अगली क्लास में अगर तुम कमेंट करोगे या बताओगे तो मैं बता भी, चलो अच्छा तुम कमेंट करो, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। फ्यूगैसिटी टर्म यूज होता है जब गैसेस की स्केपिंग टेंडेंसी को देखा जाता है। फ्यूगैसिटी टर्म यूज होता है जब गैसेस की स्केपिंग टेंडेंसी को देखा जाता है। जैसे माइंस में जब हम खोदते हैं, मान लो हम कोल माइंस खोदने जा रहे हैं तो अंदर गैसेस होंगी, तो मान लो पड़ा तुमने पहाड़ को खोदना शुरू किया और अंदर से गैस कितनी लीक हो रही है, ब्लास्ट कराने से पहले की बात है। तो कितनी गैस लीक हो रही है उसे हम फ्यूगैसिटी से मेजर करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से मेजर करते हैं, जो 12th के सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है, मास्टर्स में जाके कहीं पे करना पड़ता है इसे ऐसा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिपेंड्स किस पे करती है? बेसिसिटी और द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द लिविंग ग्रुप। जितना पुअर बेस होगा, पुअर द बेस बेटर द स्टेबिलिटी, जितना पुअर बेस होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि स्टेबिलिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या? बेसिसिटी। तो पुअर द बेस बेटर द स्टेबिलिटी एंड हेंस बेटर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो जो जितना पुअर बेस है उतना बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। जो जितना पुअर बेस है उतना बेटर लिविंग ग्रुप है। इतनी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए ही। ये तो यार आसान बात है ना, कि जो जितना पुअर बेस है उतना बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी का अगर ऑर्डर लिखना हो तो देखो क्या लिखेंगे भाई। F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में सबसे पुअर बेस कौन है? I माइनस। तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन होगा? I माइनस। तो लिखते हैं, ये किसका ऑर्डर है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर लिखा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्यों है? क्योंकि I माइनस इज द पुअरेस्ट बेस। क्यों? I माइनस इज द वीकेस्ट बेस ठीक, इतना ही रखता।
ऐसे ही टॉप टू बॉटम आएंगे तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर आ गया, क्योंकि OH माइनस इज अ बेटर बेस देन SH माइनस। ठीक, सिंपल बात है कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, इसलिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब जब लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखो भाई, हम लोगों की लिविंग ग्रुप एबिलिटी, क्योंकि अब तुम लोग लीव करने वाले हो अपने अपने घरों को, या कुछ लोग पहले ही से कर चुके हो और हॉस्टल्स में रह के पढ़ रहे हो, तो लिविंग एबिलिटी उसी की ज़्यादा होती है जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, स्टेबल हो, वही लीव करता है। जब जॉब लग जाती तब लोग घर से बाहर रहने जाते हैं कि अपना खर्चा खुद उठा पाए। मजे करने के लिए पापा पैसे लगे थोड़ी कोई जाता बाहर रहना। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी घर से कब विदाई होगी तुम्हारी, अरे लड़कों की भी विदाई होती है। विदाई कब होगी, जब तुम स्टेबली रह सकोगे। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगे उतना घर वालों को भेजने में दिक्कत कम होगी। मान लो, अच्छा अच्छा तुम्हें एग्जांपल बताता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारी सैलरी लग गई कि 10 करोड़ रुपए की, 10 CR का तुम्हारा पैकेज लग गया कॉलेज से, ठीक, और तुम्हें US में ऑफर है 10 CR का, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे हाँ बेटा जाओ आराम से 10 करोड़ के लिए जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 करोड़ में तुम काफ़ी पैसा बचा भी लोगे, घर भी भेज दोगे और अपना खुद भी सर्वाइव कर लोगे आसानी से, तो उन्हें तुम्हें US भेजने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं वो केवल 10,000 रुपये की नौकरी के लिए US जाना हो तो घर वाले भेजेंगे, अरे नहीं भेजेंगे, कहेंगे पागल हो, वहाँ क्या खाओगे, क्या समेटोगे, मत जाओ वहाँ पर। तो क्यों, क्योंकि 10,000 रुपये में तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो तुम्हें भेजेंगे नहीं, तुम्हें लीव करने ही नहीं देंगे। तो जब स्टेबल ग्रुप होता है तो वो कैसा होता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, वो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है जो स्टेबल होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होंगी आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो सुपर लिविंग ग्रुप है, ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें 100 करोड़ का ऑफर आ रहा होगा, CEO बना रहे होंगे गूगल में, तो वो चले जाएगा, तो सुपर लिविंग ग्रुप होगा। सुपर लिविंग ग्रुप के 3 मेन नाम है, कौन कौन से, टोसाइलेटाइन, ट्रिफ्लेटाइन और मिसाइलेटाइन। इनका नेगेटिव चार्ज देखो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, और ये सुपर लिविंग ग्रुप्स हैं। ये कैसे लिविंग ग्रुप्स हैं, सुपर लिविंग ग्रुप्स हैं। ये बहुत जल्दी से जाएंगे क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए कौन कौन से, टोसाइलेट, OTS, OTF और मिसाइलेट। OMS लिखते हो उसे, मिसाइलेट को लिखना चाहो लिख दो, OMS लिखते हैं, ठीक, मिसाइलेट। तो ये तीनों सुपर लिविंग ग्रुप हैं। इनके अलावा भी होते हैं लेकिन ठीक है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो छोड़ के जा सकता है वो कैसा है, लिविंग ग्रुप है, ठीक। अब बात आती है सॉल्वेंट की। न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पे भी डिपेंडेंट होती है कि सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं, इस पे भी डिपेंडेंट होगी, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के लिमिट्स में रहते हैं। और देखो ज़्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा नहीं है। मैं भी तुम्हें बहुत भारी भारी किताबों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ यार, मैंने मास्टर्स कर रखी है ना, मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, पहली बात, मैंने मास्टर्स कर रखी है और यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, तो किताबों में क्या लिखा है ये तो मेरे को अच्छे से आता है, और इतने साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, सीख भी गया हूँ। तो जितना बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। इधर उधर केवल ये दिखाने के लिए कि मेरे को ज़्यादा आता है, वो जब मौका आएगा तब दिखाएंगे, कभी शास्त्रार्थ होगा जब 2 लोगों में, तब बताऊँगा मैं कौन हूँ। तुम्हारे लिए मैं केवल सिंपल 12th लेवल का टीचर हूँ जो IIT JEE की तैयारी करा सकता है और IIT JEE क्वालिफाई करा सकता है विद इन 100 रैंक, 100% इन केमिस्ट्री, ठीक। तो सॉल्वेंट कैसे होते हैं, सॉल्वेंट 2 तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिनके लिए म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी डाइपोल मोमेंट उनमें नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में म्यू इक्वल टू 0 होगा, यानी कि उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। जैसे CCl4, बेंजीन, CH2, इनमें क्या है, किसी में डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो एक ऐसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमने 2-3 लिख के एग्जाम्पल लिख के छुट्टी करी क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। अब पोलर सॉल्वेंट को हम लोगों ने ब्रॉड क्लासिफिकेशन में किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो इनमें कई क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, वीकली वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इस तरह के कई सारे क्लासिफिकेशन इसमें सेट किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग चीज़ों को सिंपल रखते हैं, ज़्यादा जीवन को मुश्किल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चाहते हो मुश्किल बनाना, मैं बना सकता हूँ, ईजी है मेरे लिए। जो किताबें तुमने नाम सुने होंगे, क्लेड एंड जेरी मार्च, और किसी ने बता दिया होगा तुम्हें, फिर यार ये सब एक पन्ने बाई पन्ना याद है मेरे को, ठीक। और
मतलब भारी किताबों से कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बस दैट्स इट। और ये जितना पढ़ा रहा हूँ एडवांस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मेंस की तो मैं बात ही नहीं करता, मेंस तो क्वालिफाई करा ही दूंगा तुम्हें केवल केमिस्ट्री से। ठीक, तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं? प्रोटेक्ट सॉल्वेंट वो होते हैं जो H+ डोनेट कर सकते हैं। जो H+ डोनेट कर सकते हैं वो कैसे सॉल्वेंट है? वो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट कौन से हैं? जो H+ प्रोड्यूस नहीं करते फिर भी वो पोलर हैं। जैसे पोलर प्रोटेक्ट के एग्जांपल लिखें तो पानी हो गया, वाटर, इथेनॉल हो गया, कोई भी अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए जैसे फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब कैसे हैं? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स की जो H+ नहीं देते हैं उनकी फेरिस्ट बहुत लंबी है, तो उसे देखते हैं। जैसे एसीटोन, पढ़ने में आ रहा है? एसीटोन नहीं आ रहा, दोबारा लिख देते हैं, चलो अब तो आ गया होगा यार। तो एसीटोन, फिर उसके बाद DMSO। DMSO मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। भाई नाम भी याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है, बहुत काम आता है, पेपर में सीधे लिख के आता है DMSO, फिर तुम तंग हो गए। और मैं कोई भी शॉर्ट फॉर्म अपने मन से यूज़ नहीं करता, ये मेरा तरीका है, ठीक है? मेरे को कोई ट्रिक नहीं आती है, मैं सिंपल ओपन फोरम पे बोल रहा हूँ, ठीक है? ट्रिक केवल मेंस का क्वेश्चन हो सकता है ठीक करा दे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक? तो DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड हो गया, फिर DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं, फॉर्मामाइड है, ध्यान रखना। फिर DCM डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, साइक्लिक ईथर जैसे डाइऑक्सिन, THFs, ठीक? तो ये क्या हो गए? ये हो गए पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो कॉमन थे मेन में, मैंने वो लिख दिए। इसके बाद आती है पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट में जो 10th और सबसे जरूरी सॉल्वेंट है वो है क्राउन ईथर्स। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। वे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनका जनरली क्वेश्चन आता है कि 12 क्राउन 4 है तो इसमें कितने ऑक्सीजन है कितने कार्बन है ये बताना है, ठीक? तो इन 12 क्राउन 4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग विल बी 12। कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स? 12 हैं, आउट ऑफ विच 4 ऑक्सीजन होंगे और 8 कार्बन होंगे जो रिंग में है। बाकी हाइड्रोजन जो यहाँ लगे होंगे उनकी तो काउंटिंग ही नहीं करना है, ठीक? जो रिंग में कितने लगे हैं? टोटल 12 कार्बन है जिनमें से 4 ऑक्सीजन है, तो 12 क्राउन 4 का मतलब 12 टोटल एटम और 4 ऑक्सीजन, तो 12 क्राउन 4 हो गया। 5 क्राउन 15 में बताओ क्या होगा? 5 क्राउन 15 में क्या होगा? 15 टोटल एटम्स, 15 टोटल एटम्स होंगे जिनमें क्या होगा? 10 कार्बन्स होंगे और 5 ऑक्सीजन होंगे, ठीक? तो ये बन गए, देखो, ठीक? काउंट कर लो, इसमें वही गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, ठीक है? अब ये क्राउन ईथर्स क्या कहते हैं? दे फॉलो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। क्या करते हैं? दे फॉलो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ये पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के काम आते हैं। ये क्या करते हैं? अपने अंदर मान लो सोडियम को बैठा लिया यहाँ पे और Cl- को फ्री करके क्या कहेंगे? बेटा जाओ रिएक्शन करके आओ। जब Cl- रिएक्शन कर देगा तो कोई काउंटर आयन फ्री होगा और जो काउंटर आयन फ्री होगा उसके साथ फिर Na को रिलीज कर देंगे कि जाओ बेटा तुम्हारा काम हो गया, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। तो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का मतलब है दे होस्ट द कैटाइन, ठीक? एनाइन को रिलीज करते हैं रिएक्शन के लिए और फिर जैसे ही काउंटर आयन आता है तो क्या करते हैं? इसे अपने शब्दों में लिख लोगे ना यार, लिख लेना इसे पॉज करके वीडियो, कि होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि दे होस्ट द कैटाइन, मेहमान की तरह कैटाइन को रख लेते हैं और एनाइन को फ्री कर देते हैं, कहते हैं जाओ रिएक्शन करो। जब एनाइन रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली किसी दूसरे एनाइन को रिलीज भी करेगा, तो एक एनाइन को छोड़ के दूसरे एनाइन के साथ फिर कहते हैं एनाइन से जाओ और ये फिर से जीवित रह जाते हैं, क्राउन ईथर खराब नहीं होता है, ठीक? अब बात आती है इंपॉर्टेंट कि ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या होता है? जरूरी बात है बहुत, इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो ही याद रह पाएगी हमें। क्या कि स्पीशीज विद अ नेगेटिव चार्ज इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन सिमिलर न्यूट्रल स्पीशीज। स्पीशीज विद अ नेगेटिव चार्ज इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन सिमिलर न्यूट्रल स्पीशीज। कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें
निगेटिव चार्ज हो और उसी एटम पे अगर न्यूट्रल होगा तो निगेटिव चार्ज वाला हमेशा ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो अब बेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो जैसे अगर हम OH में देखें, OH माइनस और वाटर में, तो O पे ही निगेटिव चार्ज है देखो इसमें, और इसमें O पे लोन पेयर है, तो OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही SH माइनस और H2S में SH माइनस, अमोनिया और NH2 माइनस में NH2 माइनस, जिस पे निगेटिव चार्ज है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किससे, जो न्यूट्रल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फॉलोइंग द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता को कहते हैं, तुम्हें देने की क्षमता चाहिए, तो देने की क्षमता क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी पावर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या मानेंगे कि डिक्रीज कर रही है। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर टाइटली विल बी द इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड बाय द आयन एंड हेंस लोअर विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। ठीक है, तो कोई पूछे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस में किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, तो ये ट्रेंड किसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी। याद करो हम लोगों ने GOC में बेसिसिटी का भी यही ट्रेंड लिखा था। वाटर और अमोनियम बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, अमोनिया। फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस। तो ये सिंपल ट्रेंड है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के सेम ट्रेंड होते हैं अलोंग अ पीरियड। ठीक, तो यहाँ पे लिख दें, क्या कहीं लिखा तो नहीं आगे, तो ये तो लिखा हुआ है आगे देखो कि बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दिस मींस द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलोज द सेम ट्रेंड अलोंग द पीरियड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलो द सेम ट्रेंड अलोंग द पीरियड। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वेयर एज बेसिसिटी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ती है जबकि बेसिसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक, साइज बढ़ता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और चार्ज डेंसिटी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। तो क्या होगी कि बेसिसिटी तो कम होगी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पा रहा है इसलिए उसे देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो बेसिसिटी कम होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप द साइज इंक्रीजेज एंड द चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज, therefore the polarizability increases and or the electron are loosely held by the nucleus। तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस में क्या करें, सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, और ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो अगर इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। ठीक है, सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। हम लोग न्यूक्लियोफाइल समझ गए, न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ गए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। हमें कुल 6 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी होती, वैसे 8 हैं, और 7-8 का नाम भी बता दूंगा। पहले हमें पढ़नी है SN1। कितने लोगों ने नाम सारे सुने तो बताना भाई कमेंट करके कि SN1, SN2, SNI, SNAR, SNNGP और SN बेंजाइन, इसके बाद SN1 प्राइम और SN2 प्राइम। अगर कोई कहे कि हमने सर इसके अलावा भी नाम सुने, तो उसने नाम जो सुने होंगे मैं बता दे रहा हूँ कौन से, SNAE और SNEA। इनमें से 2 रिएक्शन ऐसी हैं जो SNAR और SN बेंजाइन है, वो SNAE और SNEA के ही एग्जाम्पल्स हैं, तो उसे हम वहीं पे रखते हैं। SNAE और SNEA जो हम करेंगे वो हम लोग कार्बोनाइल्स में कर लेंगे, यहाँ पे उसे डिस्कस करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। ठीक है, तो इसे यहीं पे रोकते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहले हमें रिएक्शन पढ़नी है वो हमें पढ़नी है कौन सी, गेस करो, SN2। सबसे पहले जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, वो हम लोग SN2 पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब लिख लिख के पढ़ाऊंगा यार, क्योंकि अब काम की बात ज़्यादा शुरू हो गई, इसमें कथा ऊपर बहुत थी इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया, नहीं तो जो काम 30 मिनट में ख़त्म हो रहा है वो 1 घंटे में ख़त्म होता। ठीक है, 1 घंटे से भी ज़्यादा लगता। ठीक है, तो अब बात करते हैं SN2 की।
तो हेडिंग डाल लेते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास केवल और केवल SN2 ही डिस्कस हो पाएगी। बहुत बड़ी है यार, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है मेरे को इस बारे में, और तुम थोड़ा सा दिल थाम के बैठना क्योंकि डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक, थोड़ा लंबा चलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन SN2 का मतलब क्या है? S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलिक्यूलर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक। 12th वाले लोग ये सारे शब्द समझते हैं क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलिक्यूलर, ठीक। इसमें होता क्या है कि RX एक हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड और इस पे न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ले लिया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इससे NuR बन गया और X माइनस निकल गया, ठीक। NuR बन गया और X माइनस निकल गया। तो बेसिकली हुआ क्या, RNu भी लिख सकता था लेकिन मैंने NuR लिखा। उसका स्पेसिफिक रीज़न है, रीज़न ये है कि NU माइनस जो है वो R के बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड अटैक करता है और X को लीव कराता है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल R से अटैच होता हुआ दिखाई देगा और X माइनस लीव करता हुआ दिखाई देगा। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अभी डिटेल में बात करेंगे, अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर ये आगे बढ़ जाएगी इस तरह से रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल ने RX पे बैक साइड अटैक किया। भाई लोगों को बिल्कुल समझ में आनी चाहिए ये बात कि न्यूक्लियोफाइल ने RX पे बैक साइड अटैक किया और एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर NuR बन गया और X माइनस बना, ठीक। अगर इस बैक साइड अटैक को ढंग से समझना है तो क्या करें, तो हम लोग ले लें एक कायरल कंपाउंड। ले लें, कोई भी कायरल एक कंपाउंड चूज कर लो जिससे हम एक लिविंग ग्रुप बना सकें और एक को निकाल सकें। तो हमने ले लिया यहाँ पे CS3, यहाँ पे ले लिया Cl, यहाँ पे ले लिया D और यहाँ पे ले लिया H, ठीक। ये हमने कायरल ले लिया। अगर इस पे तुम RS नॉमेनक्लेचर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये S है। कैसा है? S। और हमने इसमें न्यूक्लियोफाइल मान लिया कि हमने ले लिया है कि OH माइनस ले लिया है न्यूक्लियोफाइल, इन DCM ले लिया, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक। OH माइनस इन DCM ले लिया। अब OH माइनस क्या करेगा, Cl के बैक साइड अटैक करेगा और Cl को निकालेगा। अब Cl को जब निकालेगा तो Cl के बैक साइड अटैक में ही अटैक करने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि जब इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूं यार, इसे मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पेस्ट कर लेता और इसे रीसाइज कर लेता थोड़ा सा, ठीक। अब ज़रा देखना, इसे तो बड़ा बनाया जानबूझ के, क्यों? क्योंकि इस सबको हटा देते, इस सबकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। Cl के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है उसे ध्यान से देखो तो ये इस तरह का एक ऑर्बिटल ओवरलैप होगा। Cl का p ऑर्बिटल खर्च होगा और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल खर्च होगा। ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये p ऑर्बिटल है। तो ये sp3p ऑर्बिटल ओवरलैप से बना है। तो जो बॉन्ड बना है उसके करस्पॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी फॉर्म होता है, जो हमेशा बनता है। जब भी तुमने सिग्मा 1s बनाया था तो सिग्मा 1s स्टार अपने आप बन गया, उसमें इलेक्ट्रॉन गए या नहीं गए ये बात अलग की है कि नहीं बात? उसमें इलेक्ट्रॉन गए या नहीं गए ये बात अलग की है, लेकिन वो बना जरूर होगा, ये बात तो तय है। तो इसके पीछे
एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ये कौन सा है, सिग्मा स्टार ऑफ CCl बॉन्ड, सिग्मा स्टार ऑफ CCl बॉन्ड। अब भाई देखो, जब OH माइनस आया होगा तो OH माइनस ने किस पे अटैक किया होगा, इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। एंटी बॉन्डिंग में इसलिए दिए क्योंकि हमें CCl बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हमें जब भी किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, जिससे कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे जिससे वो ब्रेक हो जाएगा। तो एक बार इसे फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रिसाइज करते हैं इसे। ठीक, समझ में आ गई बात, तो इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही बिल्कुल अच्छे से, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ कि OH माइनस ने CCl के बैक साइड अटैक इसलिए किया क्योंकि उसे CCl बॉन्ड को ब्रेक करना था, और ब्रेक करने के लिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए बैक साइड से ही अटैक हो सकता था और कोई तरीका नहीं था। एक तरीका भी फ्रंट साइड अटैक वाला भी करेंगे, लेकिन वो अलग तरीका है ना करने का, उसे देखेंगे। तो जब ये काम हुआ तो क्या होगा कि हमें एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखाई देगा, ट्रांजिशन स्टेट में हमें दिखाई देगा कि OH माइनस कार्बन के पास आ गया और Cl कार्बन से दूर जा रहा है, और ये बन गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट। इसे ठीक का अच्छा सा ब्रैकेट लगा दें यार, देखो टेक्निकली करेक्ट होना मेरे को पसंद है। डबल डैगर लगाए, डैगर मतलब खंजर होता है, डबल डैगर। ठीक, तो ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई ट्रांजिशन स्टेट बन गई। क्या बनी, ट्रांजिशन स्टेट बनी। ट्रांजिशन स्टेट में अगर तुम देखो तो Cl और OH के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन है कैसा, इस टाइम कार्बन की वैलेंसी 5 है, पेंटावैलेंट कार्बन है, ये ध्यान रखना। तो ट्रांजिशन स्टेट लिखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन on carbon is sp2. It is pentavalent है, और the angle between the incoming nucleophile and leaving group is 180 डिग्री। तो इसमें बैक साइड अटैक हुआ। ठीक, बैक साइड अटैक हुआ, जब ये रिएक्शन आगे बढ़ी, ट्रांजिशन स्टेट से आगे चली, तो होगा क्या कि CH3 D यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, और OH यहाँ आ गया। ठीक, ये बन गया। अब अगर इस पर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये R से क्या हो गया, ये S से क्या हो गया, R हो गया। ऊपर कैसा था, S था इसका कॉन्फ़िगरेशन, अब ये कैसा हो गया, ये R हो गया। तो क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। R हो गया तो क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। तो लिख लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, लिखते हैं, इन SN2 रिएक्शन inversion of configuration takes place, ठीक, which is known as Walden inversion। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक, ठीक है।
अब जब भी इन्वर्जन होता है लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई आर से एस हो जाता है या एस से आर हो जाएगा। ठीक, तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, आर था तो क्या हो जाए, एस हो जाए, और एस था तो आर हो जाए, ये है इन्वर्जन का मतलब। लेकिन क्या इन्वर्जन में हमेशा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, या जनरली कहना ठीक है? कमेंट करके बताओ कि हमेशा होगा या फिर कोई केस ऐसा भी है जिसमें नहीं होगा। तो लिख देते हैं, तुम बताओ, कमेंट करो जब तक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एक और काम की बात मैं तो लिखूंगा ही, तुम तो स्टेटमेंट बोलो अपना, कमेंट करके बताओ कि क्या, कि ड्यूरिंग inversion of configuration during inversion of configuration the relative configuration, कमेंट तो कर दिया होगा अभी तक, generally changes from R to S और S to R, but not always, ये बात ध्यान रखना, जनरली होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। जनरली होता, हमेशा नहीं होता। हमेशा के लिए एक्सेप्शन को सोचना जरूरी है। एक्सेप्शन क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन अलग होता है। लेकिन जैसे तुम ये कहो कि कबूतर भाई सारे काले होते हैं, सारे काले कबूतर देखते रहो, लेकिन उस पूरे स्टेटमेंट को गलत करने के लिए एक सफ़ेद कबूतर ही काफ़ी है। अगर तुमने एक सफ़ेद कबूतर देख लिया तो सारे काले वाले गलत हो गया स्टेटमेंट, जो तुमने 1 लाख देख रखे हो तब भी। तो इसका एक केस देखते हैं। मान लेते हैं कि रिएक्शन हमें कैसी करानी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3IH और D ले लिया। इसकी रिएक्शन हमने NaSH और एसीटोन से कराई। NaSH मतलब क्या है, थायोल है, सोडियम थायोल, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, थायो हाइड्रोक्साइड है, ठीक। अब इसमें SH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। जब वो इसके बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा और इसे निकालेगा। जब फिशर पोजीशन में इन्वर्जन बनाना हो तो क्या करो, बस जहाँ पे पोजीशन लगी उसके अपोजिट साइड लिख दो, बाकी को तो छेड़ने से कोई फायदा है नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन देखना जरा, इस पर क्या आया, इस पर आया क्या 1 2 3 4, तो इस पर आया S, तो इस पर आ गया 1 2 3 4, तो इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया R। तो S से R हो गया, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसे हमने सही मान लिया, ठीक। दूसरा देखते हैं भाई, एक एग्जाम्पल और। अगर यहाँ पे F लिख लें, यहाँ पे Cl लिख लें, यहाँ CH3 लिख लें, यहाँ पे H लिख लें, और अब की बार NaOH एसीटोन ले लें, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, डाइल्यूट NaOH ले लिया और एसीटोन के साथ लिया। तो अब OH माइनस किसे निकालेगा, हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप हैं, 2 हेलोजन ग्रुप्स हैं, F और Cl। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है। तो Cl माइनस की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है। भाई थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि है ना, ऐसे मत लगा देना, है ना, ऐसा नहीं लगानी, बुद्धि लगाओ कि OH माइनस क्या है, OH माइनस F और Cl में से किसी एक को हटाएगा तो किसे हटाएगा, Cl को हटाएगा, F को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि Cl इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, Cl माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन F माइनस। तो इसने क्या किया, Cl को हटा के किनारे किया। तो पिछली बार की तरह हम लोगों ने क्या किया, OH लिख दिया और H लिख दिया, ठीक। इन्वर्जन होता दिख रहा है, बिल्कुल इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है, F पहले इधर तब घूम कैसे हो गया, ठीक। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है, जरा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये कैसा था, R था। अभी देखना जरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अरे ये भी कैसा रहा, R। तो इन्वर्जन तो हुआ लेकिन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। इन्वर्जन हुआ लेकिन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। इन्वर्जन का मतलब है अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा आएगा, माइनस। और R और S का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, दूर 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 तक का, ठीक।
तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं चेंज हुआ तब भी इन्वर्जन को हम चेक कर सकते हैं ऑप्टिकल रोटेशन से, तब चेक करना पड़ेगा। नेक्ड आइज से हम नहीं बता पाएंगे, या तो हमें प्रोजेक्शन पता हो तब बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। ठीक, अब एक सवाल ऐसा भी लिख लेते हैं, एक दो वैरायटी तो कर ही ले यार क्वेश्चंस की, तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा। डी और एच ले लिया, यहाँ पे Cl और H और CH3 ले लिया, तो NaOH एसीटोन ही ले लेते हैं फिर से। तो देखो जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन होगी, जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन होगी केवल उसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन हुई केवल उसी पे इन्वर्ट कराने की ज़रूरत है। तो ऊपर वाले पे तो कोई रिएक्शन हुई नहीं, जिसे हमने टच नहीं किया उसे तो हम वैसे ही रखेंगे, और जिस पे रिएक्शन हुई उसे हमने घुमा के लिख दिया। तो जिस पे रिएक्शन हुई केवल उसी को हम छेड़ेंगे, अदरवाइज नहीं छेड़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जैसे अगर हम और एग्जाम्पल लिख लें, तो यहाँ पे हमने CH3Cl CH2Cl ले लिया बेंजाइल क्लोराइड, और इसमें NaN3 ले लें, तो ये क्या बनाएगा, एजाइड बना देगा, सीधे CH2N3 बना देगा। ठीक, सिंपल। अब ये तो बिल्कुल आसान बात है कि कोई भी हम न्यूक्लियोफाइल लें, कैसे कैसे बदलेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, NCERT के सारी रिएक्शंस में एक झटके में कवर कर दूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नहीं है नहीं है नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब रेट लॉ ऑफ रिएक्शन कैसे देखें, अगर हम लिखें रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट लॉ ऑफ SN2 रिएक्शन। भाई SN2 में S कैपिटल है, N सफिक्स में, और 2S के बराबर है। ये SN2 लिखने का सही तरीका है। जो SN स्क्वायर लिख देते हो या SN2 सफिक्स में पता नहीं अजीब अजीब तरीके से लिखते हो, मेरे को नहीं पता कैसे कैसे, लेकिन वो मत लिखा करो। मेरे प्रोफेसर तो डांट देते थे भाई हमें। तो SN2 रिएक्शन के लिए हम क्या लिखें, रेट लॉ ऑफ SN2 रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, तो R इज इक्वल टू क्या लिख दें, स्मॉल के RX की पावर 1 इंटू न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, यानी कि R प्रोपोर्शनल है किसके कॉन्सेंट्रेशन के, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के, प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के, प्रोपोर्शनल है सॉल्वेंट पोलैरिटी के, सॉल्वेंट पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन तेज होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। जो स्टेरिक हिंड्रेंस पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए हम लिख देते हैं क्राउडिंग। वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इतना नया शब्द तो है नहीं, पुराना ही शब्द है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 का रेट जो होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि अप्रोच जो है वो कार्बन तक मुश्किल होती जाएगी, इसलिए रेट कम होता जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं रेट फॉर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। Rate of SN2 reactions for different alkyl halides। डिफरेंट एल्काइल हाइड्स के लिए 3 डिग्री के लिए सबसे कम होगा, फिर 2 डिग्री के लिए, फिर 1 डिग्री के लिए, और फिर मिथाइल के लिए। ठीक है, फिर मिथाइल के लिए ऐसे ही रख देता। ठीक, ठीक है। अब इसमें जो जरूरी बात है एक दो और लिखनी है, कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन भी जरूरी है और न्यूक्लियोफाइल को तेजी से अटैक करना है, उस पर रेट डिपेंड कर रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे वो फेवर करेंगे SN2 को। ठीक, तो लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN2 रिएक्शंस। और इसे compete कौन करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ खतरा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ खतरा ये है कि वो कहीं बेस ना बन जाए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ खतरा ये है कि वो कहीं बेस ना बन जाए, इसलिए द कंपीटिंग रिएक्शन ऑफ SN2 इज E2 मतलब एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन
कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं जिनके आंसर्स तुम्हें घर से लिख के लाने हैं, ठीक है। होमवर्क है ये, अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, नोट करने पड़ेंगे। राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity of SN2 reactions of the following compound. ठीक, तो पहला क्वेश्चन है CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CHCl। भाई देखो, ईमानदारी से कंप्लीट करोगे तो फिर मज़ा आएगा। और आंसर्स तुम लोग 1 2 3 4 लिख के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज दिस। मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, आसानी से लिख रहे हैं, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्रेम से सवाल लगाने। भाई देखो, सवालों की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बिना सवालों की प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। सिंपल से शुरू करते हैं और जेई एडवांस तक का सवाल लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, CH3CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCHCl, CH2 रहने देते इसे लिखते हैं बेंजीन के साथ लिख लेते हैं CH2Cl। ठीक, अब एक क्वेश्चन जेई एडवांस का, जेई एडवांस IIT JEE एडवांस्ड 2014। ठीक, 2014 का या 15 का, यार मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, रहने देते हैं, डेट नहीं लिखते। 2014 में आया या 15 में, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, छोड़ देता। सवाल लिख देता हूँ। आधा सवाल आया था, मैं सवाल को थोड़ा सा और एलेबरेट करके लिखता हूँ, बड़ा करके। एक और एक, दो और एक, तीन और एक, चार और एक, 5, 6 सवाल एक साथ लिख रहा हूँ। उनका ऑर्डर लिखना है तुम्हें। ठीक, बहुत लंबा सवाल है, तसल्ली से लिखना आंसर, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 6th क्वेश्चन, ठीक, ये हो गया। और एक 7th क्वेश्चन और लिख देता हूँ। ठीक, ये 7 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। इन्हें तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ढंग से करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। और SN2 के हमें रेट भी लिखने हैं, तो इस बारे में हम पता कर लेंगे। ठीक है, अब SN2 का एक ट्री बना देते हैं। यार बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ लिख दूं क्या? तुम लोग यही चाहते हो ना आखिरी में कि कुछ मज़ेदार चीज़ हो। तो ट्री लिख के उसकी स्क्रीनशॉट लेके मैं सोच रहा हूँ कि उस पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी, जिससे कि लोगों को आराम हो जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास RX की रिएक्शन हमें करानी है, और RX कैसा है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक, तो इसकी रिएक्शन कराई किससे, एक एक से कराते चलता है। एक्वस KOH से कराई तो ROH बन गया। KSH से कराई तो RSH बन गया।
ठीक। आर एस माइनस एन ए प्लस से कराई तो आर डैश ले लेते तो आर एस आर डैश बन गया। ठीक, ये आर डैश एस ले लेंगे इसमें। ठीक, आई माइनस से कराई तो इससे आर आई बन गया। एन थ्री माइनस से कराई तो आर एन थ्री बन गया। देखो आराम से बिल्कुल एक्स हटाते जाओ, लगाते जाओ। एसेटेट आयन से कराई तो आर ओ ए सी बन गया। ठीक, मॉइस्ट AG2O से कराई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो बोर्ड में ही पूछी जाती हैं। मॉइस्ट AG2O से कराई तो ROH बन गया। ड्राई AG2O से कराई तो ROR बन गया, ईथर बन गया। ठीक, इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, AgCN से कराई तो RCN बन गया। RCN बनता, AgCN से कराई तो RNC बनता है यार। RNC बनता है। इसका रीज़न ढूंढ के लिखना भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो आसान है, ये सबको पता है। नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। RCN बन गया इससे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक, फिर इसके बाद AgNO2 से रिएक्शन कराई तो RNO2 बन गया। KNO2 से कराई रिएक्शन तो RONO बन गया। ठीक, RMGX से कराई रिएक्शन, RMGX और ईथर से कराई, R डैश ले लेते तो RR बन गया। LiAlH4 से कराई तो RH बन गया। NaBH4 से कराई तो नो रिएक्शन। ठीक, तो ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बना दिया, अच्छा लगा। तो ये सारी SN2 रिएक्शंस के एग्जांपल थे, हमने उन कंप्लीट कर लिए। एक एक करके आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी SN2 के बारे में थोड़ा सा और फिर से एक बार रिवोक करेंगे SN2 के। लेकिन ये एग्जांपल जो थे, देखो ये तो मैं थोड़ा छोटा करके अगर दिखा दूँ तुम्हें, तो ये इतना सारा है ना, इतनी सारी रिएक्शंस हैं एक साथ लिखी हुई। ठीक है, तो इन्हें छोटा करने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही हुई तो मैं अब ठीक है। ठीक, तो इन्हें ध्यान से देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे भी, वहाँ से भी तुम इसे देख पाओगे। और हमें ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो ज़रूरी हैं, इनके अटेम्प्ट जरूर चाहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर चाहिए कि इनके आंसर हमें बताओ। ठीक है, चलो भाई। तो SN2 के बारे में डिस्कशन अपना मैं यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ, तो रोक दूँ क्या? इतना तो बात समझ में आ रही मेरी कि ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ तक बात। ठीक है, फिर इसके बाद जो डिस्कशन शुरू होगा अपना, वो शुरू होगा SN1 पे, और SN1 के बाद बात करेंगे SN2 के बाद। अभी बात करेंगे पहले SNI की, SNI के बाद SNNGP की। SN1 पे काफ़ी देर में पहुंचेंगे हम लोग। और ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहीं पे डिस्कस होगा, बेंजाइन भी यहीं पे डिस्कस होगी। तो इसे घंटे में हम लोगों ने SN2 को करना है और SN2 के बारे में डिस्कशन कर लिया। लेकिन जब क्वेश्चन और तुम अटेम्प्ट कर लोगे तो अगली क्लास में जब क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे तो डिस्कशन का लेवल थोड़ा एक अप हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो लोगों तक पहुंचाते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो भी। और क्वेश्चन का होमवर्क जरूर करना है, जहाँ जहाँ पे कमेंट करने की कहिए वहाँ पे कमेंट भी करते रहना है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।